हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता के मॉर्निंग क्लास में स्वागत है। मॉर्निंग के 6 AM में हम लोग सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को देखते हैं और इवनिंग के 6 PM में हम लोग झारखंड से रिलेटेड टॉपिक को देखते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं ये सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में पूछे जाए हैं और वो एग्ज़ाम आप देख सकते हैं। कोई उत्तराखंड लोकसभा आयोग का भी है, यूपीएससी का भी है, उसके बाद आपका टीजीटी पीजीटी का भी सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। तो मेरी ये कोशिश है कि इन क्वेश्चंस को आप तक पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में पहुंचाया जाए। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यह पूछा जा रहा है कि मानवतावादी एवं हेगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में किसने विरोध किया। तो किन्होंने विरोध किया था? अल्थुजर ने। उन्होंने मानवतावादी एवं हेगेलियन आंदोलन के जो मार्क्सवादी संदर्भ था इसमें उन्होंने विरोध किया और उन्होंने मानवतावादी के कई अर्थ एवं कई स्वरूपों के प्रकारों का वर्णन किया, जिसमें से जो प्रकार है वो इस प्रकार से हैं: नैतिक मानवतावाद, दार्शनिक मानवतावाद और स्वेच्छाचारी मानवतावाद। उन्होंने मानवतावादी के 3 प्रकारों का वर्णन किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर संरचनावाद में जो एक पद्धति है इसमें ये किन्होंने कहा है कि जो मंच पर घटित होता है वो वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व है। तो ये जो कथन है ये जॉक देरिडा जी के द्वारा दिया गया है, क्योंकि सोशियोलॉजी का अगर आप यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपसे देखिएगा कि उसमें राइटर तथा उनके बुक्स के नेम तथा कथनों को पूछा जाता रहा है। तो यह कथन किनका है? जॉक देरिडा जी का है और उन्होंने सच ही कहा है कि हम लोग मंच पर किस चीज़ का मंचन करते हैं। जो मंचनकार होते हैं, जो नाटककार होते हैं, वो उन्हीं चीज़ों को मंच पर मंचन करवाते हैं जो कि हमारे सामाजिक जो वातावरण है उसमें घटित होता है। हम लोग सामाजिक जीवन जीते हैं और समाज में रहकर जिस प्रकार के वो हम लोग क्रियाकलापों को करते हैं और जो घटनाएँ घटित होती हैं उनका ही मंचनकार अपने मंच पर मंचन करवाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सांस्कृतिक विविधता की समस्या क्या है। सांस्कृतिक विविधता, जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्म जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं। समय समय पर अगर इतिहास को देखा जाए तो बहुत सारे राजा महाराजा जो हैं वो आए हैं, आकर इस हमारे भारतवर्ष में उन्होंने शासन किया है, जिसके कारण क्या हुआ कि उनकी जो अलग अलग संस्कृति थी, वे अलग अलग धर्मों को मानते थे, तो उसका एक अलग प्रभाव हमारी संस्कृति में देखने को मिलता है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो एकता है उसमें भी बाधा है, क्योंकि विविधता है संस्कृति में, जिसके कारण एकता में भी बाधा पहुंचती है। तो वो बाधा पहुंचती जो है वो क्या क्या कारण है? तो सबसे पहला तो वो हो जाता है क्षेत्रवाद। हर एक क्षेत्र पर अगर बोला जाइएगा तो बोला जाता है कि यहाँ पर अब कोस कोस में नदी का पानी चेंज हो जाता है और भाषा भी बदलते रहता है। फिर धार्मिक तनाव आपको देखने को मिलेगा। फिर जो लोगों की एक भाषा है, अगर आप असम चल जाइएगा तो वहाँ की भाषा अलग है, तमिल साइड चल जाइएगा तो वहाँ भाषा अलग है, आप अगर पूरब की ओर चल जाइएगा तो वो भाषा अलग है। तो ये भाषाई भी जो विविधता है हमें देखने को मिलती है, जो कि सांस्कृतिक विविधता की एक समस्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि MN श्रीनिवास के द्वारा प्रभु जाति की क्या विशेषताएं बताई हैं। तो वे विशेषता क्या बताए हैं कि भू स्वामित्व के द्वारा आर्थिक और राजनीतिक जो प्रगति है वो प्रभु जाति की विशेषता है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि प्रभु जाति किसे कहा जाता है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो MN श्रीनिवास जी के द्वारा जो गांव या समुदाय संख्या की दृष्टि से अधिक होता है और जिसका कि क्या होता है, स्थानीय कृषि योग्य भूमि पर बड़े अंश पर भू स्वामित्व का अधिकार होता है और उनके पास राजनीतिक आर्थिक शक्ति भी होती है और उनका जो जातीय संस्तरण है वो भी अगर देखा जाए तो वो भी अधिक होता है,
तो उसे प्रभु जाति कहा जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण इलाका के या फिर जो छोटे कस्बे हुए हैं वहाँ पे ऐसे लोग जिनका कि उनके समाज में वर्चस्व बहुत अधिक होता है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में पारित हुआ है। और दहेज निरोधक अधिनियम की अगर बात की जाए तो ये 1961 में पारित की गई है। यहाँ पे देखिए एक और है क्वेश्चन कि बोस्टल स्कूल किसके सुधार के लिए बने हैं। बोस्टल स्कूल जैसे ही आपको आएगा आपको याद रखना है कि ये अपराधियों के सुधार के लिए बोस्टल स्कूल का निर्माण किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम कब पास हुआ था। यानी अस्पृश्यता जिसे छुआछूत बोला जा रहा है, ये अधिनियम 1955 में पास हुआ था। और आज का आप लोग का होमवर्क है कि आप मुझे बताइए कि ये किस अनुच्छेद में बोला गया है कि अस्पृश्यता अधिनियम को रद्द किया गया। ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने यह माना है कि वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति पर निश्चित रूप से प्रभाव डाला है। तो किनका मानना है, ये योगेंद्र सिंह जी का मानना है कि वैश्वीकरण जो है वो क्या कर रहा है, भारतीय संस्कृति पर भी प्रभाव डाल रहा है। देखिए वैश्वीकरण किसे करते हैं, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण जो है वो एक खुला व्यापार है, खुला बाजार है, जिसमें कि लोगों को बाहर जाकर रोजगार करने का, अपने व्यापार करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इससे क्या होता है कि वो दूसरे के संस्कृति के प्रभाव में भी आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं बाहर जाने के कारण, उसकी संस्कृति से मिलने के कारण उनकी जो अपनी संस्कृति है उस पर भी निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। और जो कि भारत एक बहुत ही सांस्कृतिक विविधता वाला देश है, तो बाहरी लोगों से संपर्क में आने के कारण इसमें तो बहुत ज़्यादा ही प्रभाव देखने को मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायतों के प्रावधानों में 73वां जो संविधान संशोधन है वो किसके प्रति उत्तरदायी है। तो 73वां संविधान जो संशोधन है, अगर उसकी बात की जाए तो ये महिलाओं के प्रति, उसके बाद दलितों के प्रति उत्तरदायी हैं। हम कह सकते हैं कि जब अब यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था। तो ये 1993 में पारित हुआ था। और इसमें बोला गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त मिली। उसके बाद फिर संविधान जो 73वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत संविधान में के जो 11वीं अनुसूची थी वो जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण, दलितों के लिए आरक्षण, फिर ग्राम में निर्णय सभा सम्मिलित करना, फिर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, भूमि सुधार कार्यक्रम। तो इस प्रकार के जितने जो ग्रामीण स्तर पर कार्य हैं उनको 73वें संविधान संशोधन में किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था। तो 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक विकास किस वर्ष से माना जाता है। भारत के विषय में पूछा जा रहा है, तो ये 1919 से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है, उन्होंने 1838 में फ्रांस में समाजशास्त्र की स्थापना की थी। तो फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर फ्रांस से फैल कर वह दूसरे देशों में भी गया। लेकिन भारत में आने के बाद अगर उसकी औपचारिक विकास की भी बात की जाए, इसके विद्यालयों में पठन पाठन, विश्वविद्यालयों में जो पठन पाठन किया गया वो 1919 से प्रारंभ हो चुका था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परिस्थिति पुंज किसे कहते हैं। परिस्थिति पुंज का तात्पर्य क्या है, तो यह व्यक्ति से जुड़ा हुआ है।
देखिए सोशियोलॉजी में जो है वो आपको वर्ड का पकड़ रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि मैं आपको पहले भी बताते रही हूँ और आगे भी इसको बताते ही रहूँगी कि अगर आपको वर्ड के ऊपर पकड़ अच्छी है तो सोशियोलॉजी को समझना कुछ भी कठिन नहीं है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि जितने भी IAS IPS ऑफिसर होते हैं वो ऑप्शनल में सोशियोलॉजी को रखते ही हैं, क्योंकि अगर वो वर्ड को पकड़ लेते हैं तो चीज़ को समझना उनके लिए नंबर गेन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो परिस्थिति पुंज क्या है, तो ये व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है मैं आपको बताती हूँ कि जैसे देखिए हर एक व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष अपने जीवन काल में विभिन्न विभिन्न रोल को वो अदा करता है। रोल अदा करने का तात्पर्य ये हुआ कि वो किसी का बेटा है तो किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का मामा है। इस प्रकार के बहुत सारे रिलेशंस को वो संपन्न कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। तो जिसके कारण क्या होता है कि उसकी जो ये जर्नी है और उसकी जो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रोल को निभाने की जो योग्यता है उसे ही परिस्थिति पुंज कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत, स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो के डेविस और W.E. मूर के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पे देखने की बात है कि प्रक्रियात्मक सिद्धांत है क्या और स्तरीकरण है क्या। तो स्तरीकरण हो गया जो समाज में व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की तुलना में जो ऊंच नीच की जो स्थिति होती है उसे स्तरीकरण कहा जाता है। तो इसमें प्रक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। तो स्तरीकरण का जो प्रक्रियात्मक सिद्धांत है वो के डेविस और W.E. मूर ने दिया है और उनके अनुसार समाज में स्थितियों की ऊंच नीच की जो संस्तरण होता है, उनकी जो स्थिति होती है, और तो ये जो स्थिति होती है वो क्या होती है कि कभी कभी ऊंची हो जाती है, कभी कभी नीची हो जाती है। तो ये जो निर्भर होता है ये स्थिति का प्रक्रियात्मक महत्व के ऊपर निर्भर करता है। कैसे, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा, वो टॉप करेगा। लेकिन किसी कारणवश अगर उसका एग्ज़ाम नहीं अच्छा जाता है, कोई एक एग्ज़ाम, तो फिर उसकी जो उसकी स्थिति है वो नीचे हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो ऊंच नीच का जो संस्तरण होता है उसे प्रक्रियात्मक सिद्धांत बोला जाता है। ये के डेविस और W.E. मूर के द्वारा दिया गया। तो आई होप आपको आज की क्वेश्चंस बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।